नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण है, अर्थात द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ एजुकेशन। अर्थात तो शिक्षा का जो बर्बादी हो रही है या जो शिक्षा हमारी घटती चली जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में कहा गया छात्रों की लापरवाही, या बी के अंदर कहा गया शिक्षकों की अपारगता अर्थात तो इनकम्पिटेंस, या फिर सी के अंदर कहा गया अभिभावकों की विचार मंदता, या कहा गया इनमें सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला जो रहेगा वो सबसे सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये फैक्टर बताए गए ये हर एक फैक्टर जो होता है शिक्षा में कमी के कारण हो सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो शिक्षा के स्तर में गिरावट एकल कारण से नहीं हो सकती, अर्थात तो अगर शिक्षा में गिरावट होती तो एक कारण से नहीं हो सकती है बल्कि कई कारण इसके अंदर सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें छात्रों की लापरवाही से पढ़ाई में जो होता है नियमित नहीं रहते हैं, अर्थात जो बच्चे अगर लापरवाही करते हैं तो पढ़ाई में वो नियमितता नहीं बनाते था, नियमित रूप से पढ़ते नहीं है, जिससे शिक्षकों की अपारगता से ज्ञान सही ढंग से संप्रेषित नहीं हो पाता है। वहीं पे अभिभावकों की अगर विचार मंदता भी होती है, अर्थात तो ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान नहीं देता है, यानी बच्चों के प्रति उदासीनता रहती है, अर्थात बच्चों पे वो ध्यान नहीं देते कि बच्चे वहाँ पढ़ने जाएं या ना जाएं, गांव में घूम रहे तो घूमने देते हैं, या छात्रों को पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं बना पाती है। इसी प्रकार से ये तीनों कारणों के अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि सामाजिक परिवेश, अर्थात तो किस परिवेश में रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे गांव में रहते हैं तो वही बच्चे कुछ अगर शहर में रहते हैं तो गांव के बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन शहर में बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, क्योंकि वातावरण का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों की शिक्षा पे। तो इसलिए गांव में देखा होगा आपने शिक्षा का क्षेत्र थोड़ा सा कम होता है, वहीं पे शहरों में क्षेत्र ज़्यादा देखने को मिल जाता है। वहीं पे शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, क्या क्या संसाधन है, कैसा अनुशासन हो रहा है, शिक्षा का मूल्य कितना है, ये बहुत चीज़ें जो होती हैं महत्वपूर्ण होती हैं, परंतु उपयुक्त कारणों का प्रमुख आधार ये सब भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन दूसरे पे अर्थात 12 नंबर पे, जिसमें कहा गया स्वांगीकरण का दूसरा नाम है। क्या नाम होगा? तो स्वांगीकरण का मतलब होता है एसिमिलेशन, जो होता है उसे स्वांगीकरण कहा जाता है। तो इसका यहाँ पे दूसरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शन ए में कहा गया प्रतिपादन अर्थात प्रेजेंटेशन, सी के अंदर कहा गया चित्रण अर्थात इलस्ट्रेशन, सी के अंदर कहा गया तुलना अर्थात कंपैरिजन, डी के अंदर कहा गया यहाँ पे नरेशन अर्थात आख्यान। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका जो रहने वाला वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे प्रतिपादन अर्थात प्रेजेंटेशन सही रहेगा, जो कि स्वांगीकरण का दूसरा नाम होता है। अब स्वांगीकरण क्या है, इस पे बात किया जाए तो स्वांगीकरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति नई जानकारी या अनुभव को अपनी पहले से मौजूद मानसिक संरचना या ज्ञान में समाहित करता है। इसका दूसरा नाम प्रतिपादन अर्थात प्रेजेंटेशन है। यहाँ प्रतिपादन का अर्थ है कि किसी विषय या विचार को इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि वह व्यक्ति की समझ, अनुभव या पहले की जानकारी में सहज रूप से समाहित हो जाए। वहीं पे कहा गया चित्रण जैसे कि है, या तुलना या आख्यान, इस प्रक्रिया के तरीके हो सकते हैं, लेकिन प्रतिपादन ही स्वांगीकरण के लिए सही और समकक्ष शब्द है। अर्थात तो स्वांगीकरण के दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे कि तुलना की बात किया जाए, चित्रण या आख्यान, लेकिन सही जो ऑप्शन यहाँ पे प्रतिपादन वाला ही सही बैठेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था 13 नंबर पे, जिसमें कहा गया लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है? अर्थात तो ड्यूरिंग विच डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द फीलिंग ऑफ सेम एंड प्राइड, अर्थात जो शर्म और यहाँ पे शर्म और जो गर्व का जो होता है भावना कब विकसित होती है, उसके लिए क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि शैशवावस्था में होगा, या बाल्यावस्था में होगा, या किशोरावस्था में होगा, या यौन अवस्था में होगा। तो जो बच्चों को गर्व होता है या अपने ऊपर शर्म महसूस होती है जब कोई गलत काम करते हैं, तो ये जो चीज़ होती है वो बच्चों के अंदर जब बाल्यावस्था स्टार्ट होती है अर्थात चाइल्डहुड के अंदर ये चीज़ों का वो अनुभव स्टार्ट होना शुरू हो जाता है।
थोड़ा सा बात किया जाए तो लज्जा एवं गर्म जैसे आत्म भाव प्रमुख रूप से जो होते हैं बाल्यावस्था अर्थात चाइल्डहुड में ही क्या होते हैं, विकसित होते हैं। इस अवस्था में बच्चे सामाजिक मानदंडों को समझना स्टार्ट करते हैं, अपनी तुलना और दूसरों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना सीखते हैं। जैसे जैसे उनका सामाजिक दायरा बढ़ता जाता है वे अपनी उपलब्धियों या विफलताओं के प्रति गर्व या लज्जा महसूस करने लगते हैं। वहीं पे शैशवावस्था में आत्मचेतना, सामाजिक नियम व दूसरों की राय के बोध का विकास नहीं होता है। किशोरावस्था और यौन अवस्था में ये भाव और गहरे व जटिल हो सकते हैं, परंतु इनका प्रारंभिक विकास बाल्यावस्था में ही होता है। आप थोड़ा सा यहाँ पे हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग वेज इज द असेसमेंट हेल्पफुल फॉर अ टीचर। किसके लिए होगा, तो ऑप्शन ए में कहा गया यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है। बी के अंदर कहा गया है शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं, या सी के अंदर कहा गया है शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है, या डी में कहा गया है इनमें से सभी। तो ऑप्शन यहाँ पे जो इनमें से सी वाला आंसर डी वाला जो है वो करेक्ट रहेगा, अर्थात यहाँ पे जितने भी ऑप्शन ए बी सी और डी दिए गए हैं ए बी सी वो तीनों सही होंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ पे कारण है वो मूल्यांकन के लिए जो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण सहायक होते हैं। थोड़ा सा डिटेल से बात की जाए तो मूल्यांकन केवल छात्रों के अंक देने या योग्यता मापने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इससे शिक्षक को विद्यार्थियों की गहराई से समझ, उनकी क्षमताओं व कमजोरियों की पहचान और अध्यापन शैली सुधारने का अवसर मिलता है। मूल्यांकन शिक्षकों को अपनी शिक्षण प्रक्रिया का संपूर्ण विश्लेषण करने एवं उसमें सुधार करने के लिए नए मार्ग प्रदान करता है। वह अपने छात्रों के स्तर और रुचि के अनुसार समूह बना सकता है, जिससे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण संभव हो पाता है। मूल्यांकन की सहायता से शिक्षक जो होते हैं वो बच्चों को त्वरित फीडबैक देकर उनके सुधार और प्रेरणा में मदद कर सकता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता है क्या है। ऑप्शन ए में कहा गया धनात्मक रूप से संबंधित है, बी में कहा गया ऋणात्मक रूप से संबंधित है, सी के अंदर कहा गया एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं है, या डी के अंदर कहा गया सृजनात्मक होने के लिए जी का काम से कम अर्थात तो जी का कम से कम एक सामान्य प्रारंभिक मान आवश्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सबसे अच्छा बैठेगा वो धनात्मक रूप से संबंधित है। क्यों संबंधित है इस पे बात किया जाए तो बुद्धि अर्थात इंटेलिजेंस और सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी मनोवैज्ञानिक के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, जो कि एक दूसरे से न केवल संबंधित हैं बल्कि सहायक भी होते हैं। सिद्धांत और अनुसंधान बताते हैं कि बुद्धि और सृजनात्मकता दोनों में सकारात्मक अर्थात धनात्मक संबंध होता है, अर्थात उच्च बुद्धि वाले व्यक्तियों में सामान्यतः सृजनात्मकता की भी भावनाएं अधिक होती हैं। साथ ही सृजनात्मकता के लिए बुद्धि का एक न्यूनतम स्तर भी आवश्यक माना जाता है, इसे जी फैक्टर कहते हैं। इसलिए दोनों क्षमताएं पूरी तरह अलग नहीं है बल्कि आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है, अर्थात ए में कहा गया यूनिसेफ, यूनेस्को, यूनो या यूनिएससी। तो यहाँ पे बी वाला जो रहेगा यूनेस्को जो है वो हमारे राष्ट्रीय संघ का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संगठन है। क्यों है थोड़ा सा डिटेल बात किया जाए तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह ऑप्शन कई बार पूछा भी गया इसका फुल फॉर्म क्या होता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की वह विशेष संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है। यूनेस्को शिक्षा नीति निर्धारण, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, विश्व धरोहर, सांस्कृतिक संवाद और विज्ञान के विविध पक्षों को बढ़ावा देता है। अन्य विकल्पों में जैसे कि यूनिसेफ
मुख्यतः बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण, यूनो संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को सुरक्षा परिषद संबंधित सीधे शिक्षा से नहीं है। आप थोड़ा सा बात करते क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, जहां पे कहा गया कि किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होती है, अर्थात अप टू व्हाट एज डू चिल्ड्रेन डेवलप हैबिट्स। तो ऑप्शन ए में कहा गया बाल्यावस्था, बी के अंदर कहा गया जन्म, सी के अंदर कहा गया सर्वदा प्रबलमान या गर्भावस्था के दौरान। तो ऑप्शन ए में रहेगा बाल्यावस्था जो होती था चाइल्डहुड से बच्चे जो होते हैं वो आदत को विकसित करना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात बच्चों के अंदर आदतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो आदत का निर्माण मनोविज्ञान के अनुसार सबसे अधिक बाल्यावस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चों का मस्तिष्क लचीला होता है और वे वातावरण, परिवार, स्कूल और समाज के अनेक व्यवहार, मूल्यों और आदतों का आसानी से ग्रहण करते हैं। हालांकि जन्म से ही सीखने की प्रक्रिया आरंभ होती है, परंतु सबसे मजबूत, स्थायी और व्यवहारिक आदतें बाल्यावस्था अर्थात लगभग 2 से 12 वर्ष के दौरान ही बनती व पकती हैं। अब बात करें तो गर्भावस्था में आदतन विकास की प्रक्रिया नहीं होती है और सर्वदा प्रबलमान कहना भी वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि चरम विकास बाल्यावस्था में ही होता है। आप थोड़ा सा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, जिसके अंदर कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन ए के अंदर कहा गया कि यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है, बी के अंदर कहा गया विकास सदैव रेखीय होता है, सी के अंदर कहा गया यह एक असत प्रक्रिया है, डी के अंदर कहा गया विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सबसे अच्छा बैठेगा, क्योंकि जो विकास होता है यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता, इस पे बात किया जाए तो विकास संबंधी सिद्धांतों के अनुसार यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास उसकी अपनी रफ्तार, परिस्थितियों और वंशानुगत प्रवृत्तियों के अनुसार अलग अलग गति से होता है। सभी बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास समान नहीं होता है। हर बच्चे की गति एवं अनुक्रम भिन्न हो सकती हैं। विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है, इसमें उतार चढ़ाव, सुसंगतता, असंगतता देखी जा सकती है। विकास की सभी प्रक्रियाएं जैसे बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक एक दूसरे से अंतः संबंधित होती हैं। असततता प्रक्रिया अर्थात डिसकंटिन्यूअस का अर्थ है कि विकास निरंतर और सुगम नहीं है, बल्कि चरणबद्ध तरीके से होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि बाल विकास एक प्रणाली है, अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, धीमी तेज गति की या सतत क्रमिक लगातार चलती हुई, समान रूप से लगातार चलती हुई या प्रायिक विकास की। तो यहाँ पे सतत क्रमिक लगातार चलती हुई जो ऑप्शन है इसका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो बाल विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत रूप से चलती रहती है, यानी लगातार होती है और कुछ निश्चित क्रम में आगे बढ़ती है। इसमें बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई और भावनात्मक पक्षों का विकास एक निर्धारित अनुक्रम तथा सतत प्रक्रिया में होता है। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव हो सकते हैं, परंतु 5 प्रमुख सिद्धांतों में सतत, क्रमिक और निरंतरता को ही बल विकास की विशेष माना जाता है। बाकी विकल्प जैसे कि धीमी गति या केवल प्रायिकता बाल विकास की एकांश या आंशिक विशेषता हो सकती है, परंतु संपूर्ण परिप्रेक्ष्य भी ही सही है। आप थोड़ा सा यहाँ पे बात करते क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है। क्या करता है, जबकि लिंग संदर्भित करता है। ऑप्शन ए में कहा गया है पुरुष या स्त्री अथवा मातृ जाति या पितृजाति होने के मनोवैज्ञानिक रूप से निर्मित गुण। बी के अंदर कहा गया पुरुष या स्त्री अथवा मातृ जाति या पितृजाति होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण, या सी के अंदर कहा गया लैटिन में स्वयं जैविक गुण। डी के अंदर कहा गया चिकित्सा शास्त्र में मातृ जाति या पितृ जाति। तो
तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा, और अपने कमेंट बॉक्स में या अपने क्वेश्चन को सही जांचने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इस पीपीटी को डाउनलोड करके इस वीडियो की अपने क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।